हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सीख हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पर हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं के.आर. नारायण के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में और दोस्तों उनके एक गरीब परिवार से निकलकर एक राष्ट्रपति बनने तक का सफर, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, आपको बताता चलूं कि के.आर. नारायण का जन्म उदयपुर के पेरुम थानम में एक छोटी सी फूस की झोपड़ी में कोचेरिल रमण विद्यार के 7 बच्चों में से चौथे बच्चे के रूप में हुआ था। वे सिद्धा और आयुर्वेदिक की पारंपरिक भारतीय औषधि प्रणाली के व्यवसायी थे। उनका परिवार काफी गरीब था, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में उनके पिता कुशाग्र बुद्धि के होने की वजह से उनका बहुत सम्मान किया जाता था। 4 फरवरी 1921 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनके अंकल को उनके वास्तविक जन्म तिथि के बारे में नहीं पता और इसलिए मनमाने ढंग से उनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 को ही माना गया। नारायण ने भी इसी जन्म तारीख को आधिकारिक रखने का निर्णय लिया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं कि के.आर. नारायण के पिता ने भारतीय पद्धति की चिकित्सा, सिद्धा, आयुर्वेदिक का गहराई से अध्ययन किया था। उन्हें इसकी अच्छी समझ थी, जिसकी वजह से सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। के.आर. नारायण 7 भाई बहन थे और वे चौथे नंबर के थे। इनकी एक बड़ी बहन गौरी होम्योपैथी थी। गरीब होने के बावजूद इनके पिता ने शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी और के.आर. नारायण की प्रारंभिक शिक्षा 1927 में ओझापुर के अवर प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। उस समय आने जाने का उचित साधन नहीं होता था, जिस वजह से शिक्षा के लिए उन्हें रोज 15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। के.आर. नारायण जी के पिता के पास इतनी राशि भी नहीं थी, जी हाँ दोस्तों, और अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला के लिए शिक्षा शुल्क दे सकें, जिस वजह से बालक नारायण को हमेशा अपने क्लास के बाहर खड़े होकर ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। के.आर. नारायण जी के पास किताबें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। वे अपने दोस्तों से किताबें लेकर नकल कर लेते थे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं कि 1931 से 1935 तक के.आर. नारायण ने आवर लेडी ऑफ लॉर्दे स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। सन 1937 में के.आर. नारायण जी ने सेंट मेरी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्कॉलरशिप की मदद से के.आर. नारायण जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा को टाइम KCM स्कूल से 1940 में पूरी की। 1943 में उन्होंने BA MA इंग्लिश लिटरेचर में त्रावणकोर विश्वविद्यालय से किया। जी हाँ दोस्तों, वे पहले ऐसे दलित हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास में अपनी डिग्री पूरी की। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं दोस्तों, बताना चाहूंगा कि 1944 से 45 में नारायण जी ने द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकार के रूप में कार्य किया। इस दौरान 10 अप्रैल 1945 में उन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू भी लिया था। के.आर. नारायण जी को हमेशा से विदेश जाकर पढ़ाई करने का मन था, किंतु उनकी आर्थिक स्थिति उसकी इजाजत नहीं देती थी। स्कॉलरशिप का भी उस समय प्रावधान नहीं था। सो नारायण जी ने JRD टाटा को एक चिट्ठी लिखकर मदद मांगी। टाटा ने उनकी मदद की और वे पॉलिटिकल साइंस की शिक्षा के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए। 1948 में वे भारत लौट आए और उनके प्रोफेसर लस्की ने उन्हें नेहरू जी से मिलवाया। नेहरू जी ने उन्हें IFS की जॉब दिलवाई। फिर के.आर. नारायण जी 1949 में बुर्मा चले गए और इस दौरान 1954 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने बच्चों को शिक्षा दी। 1978 में IFS के रूप में जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद वे 1979 से 80 तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उपकुलपति रहे। इसके बाद 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने अमेरिकन के लिए 1980 से 1984 तक बना दिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया एम्बेसडर अमेरिका बना दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जिसके तहत आपको बताता चलूं कि इंदिरा गांधी की प्रार्थना पर ही नारायण ने राजनीतिक में प्रवेश किया था और 1984 से 1989 और 91 में केरला के पल्लक्कड़ की ओट्टापलम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए कांग्रेस की सीट से लगातार 3 जनरल चुनाव जीते। साथ ही वे राजीव गांधी की यूनियन कैबिनेट में राज्य के मिनिस्टर भी थे, जिन्होंने योजना 1985, एक्सटर्नल अफेयर 1985 से 86 और विज्ञान और तंत्र ज्ञान 1986 से 89
जैसे विभाग में उन्होंने काम किया था। संसद के सदस्य के रूप में भारत में पेटेंट कंट्रोल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का उन्होंने विरोध किया था। लेकिन फिर 1991 में जब कांग्रेस के हाथों के में ताकत आई थी, तब नारायण को कैबिनेट में शामिल नहीं किया जा गया। और दोस्तों आपको बताते चलूं कि केरल के कांग्रेस मुख्यमंत्री के कोरोना कारण उनके राजनीतिक सलाहकार ने उन्हें मिनिस्टर न बनाने की वजह को बताते हुए उन्होंने नारायण को कम्युनिस्ट साथी यात्री बताया। इसके बाद 21 अगस्त 1992 को शंकर दयाल शर्मा के राष्ट्रपति काल में उनकी नियुक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में की गई। उनके नाम की सिफारिश भूतपूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल के लीडर वीपी सिंह ने की थी। जी हां दोस्तों, बाद में वीपी सिंह नरसिम्हा राव की सहायता से बिना किसी विरोध के उन्हें चुना गया था। लेकिन फिर बाद में नारायण और नरसिम्हा राव के रिश्तों की बात करते हुए ये पता चला कि उनमें कोई कम्युनिस्ट अंतर नहीं बल्कि वैचारिक अंतर था। लेकिन फिर भी नरसिम्हा उन्हें उपराष्ट्रपति बनने के लिए सहायता करते रहे और बाद में उपराष्ट्रपति पद के लिए भी नरसिम्हा ने नारायण की काफी मदद की और नरसिम्हा की सहायता से नारायण को काफी फायदा हुआ और बाद में सभी राजनेताओं ने उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हें स्वीकार किया था। नारायण जब प्रेसिडेंट बने उस समय इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के कारण 19 मार्च 1998 को उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। इस परिस्थितियों को उन्होंने बड़ी ही सहजता से हैंडल किया। चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। उपराष्ट्रपति रहने के दौरान उन्होंने कभी भी आंख मूंदकर किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किया। एक बार केंद्र सरकार ने उनके पास उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा का प्रस्ताव सरकार के पास फिर से विचार के लिए रिटर्न कर दिया था। ऐसा करने वाले वे पहले प्रेसिडेंट थे। उपराष्ट्रपति रहने के दौरान आम चुनाव में अपनी पत्नी के साथ लाइन में खड़े होकर मतदान किया और ऐसा करने वाले वे पहले राष्ट्रपति थे। नौकरशाही से मंत्री और फिर उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के पद पर रहने के दौरान उन्होंने मानवीय मूल्यों को हमेशा बनाए रखा, आदिवासी अल्पसंख्यकों को हमेशा बनाए रखा, आदिवासी का भी साथ दिया। और दोस्तों आपको बताते चलूं, कमजोर लोगों की आवाज उठाने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते थे। 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति के पद से रिटायर होने के बाद वे अपनी पत्नी उषा नारायण के साथ दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर रहने लगे। जी हां दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं कि इस समय एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत था, लेकिन नारायण ने स्पष्ट कर दिया कि वह सर्वसम्मानित के आधार पर ही पुनः राष्ट्रपति बनना स्वीकार करेंगे। उस समय की विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जनता दल, वाम मोर्चा तथा अन्य ने भी इनको दूसरी बार राष्ट्रपति बनाए जाने का समर्थन किया था। लेकिन आपको बताता चलूं, वाजपेयी ने इनसे भेंट करके स्पष्ट कर दिया कि उनकी उम्मीदवारी को लेकर एनडीए में सहमति है। जी हां दोस्तों, श्री के.आर. नारायण ने कुछ पुस्तकें भी लिखी जिनमें इंडिया एंड अमेरिका एक्सेस इंड अंडरस्टैंडिंग इमेजेस एंड इंसाइट्स और नॉन अलाइनमेंट। इसी के साथ आपको बताता चलूं कि फाउंडेशन न्यूयॉर्क द्वारा वर्ल्ड स्टेट्समैन ऑफ द अवार्ड दिया गया। टोलेडो विश्वविद्यालय अमेरिका ने इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया और ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से भी सम्मानित किया। इसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान में इन्हें डायरेक्टर की उपाधि तुर्की और सेंट कार्लोस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई। जी हां दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं कि सच्चे सपूत को सदैव याद किया जाएगा जो उपराष्ट्रपति भी हुए और बाद में राष्ट्रपति से ज्यादा एक बेहतर इंसान भी थे। जी हां दोस्तों, इनकी मृत्यु तो आपको बताता चलूं कि जीवन के अंतिम दिनों में निमोनिया से पीड़ित हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल नई दिल्ली में भर्ती किया गया, जहां 9 नवंबर 2005 को उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद 24 जनवरी 2008 को इनकी पत्नी उषा नारायण का भी निधन हो गया। तो दोस्तों आपको बताता चलूं, कैसे लगी आपको दोस्तों ये स्टोरी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।